कर दी मैं आपके साथ वो क्रोम टैब। अच्छा नहीं सर, अभी वो डाउनलोड नहीं हो रही। अच्छा, अभी मैंने वैसे भी इसका डिस्कशन करनी है। डेटा साइंस या प्रोग्रामिंग फॉर बिग डेटा जो सब्जेक्ट है, इसमें ज़ाहिर बात है हमने डेटा सेट के ऊपर कुछ एनालिसिस और कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है कि अगर हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टेंस डेटा है और एग्जिस्टेंस डेटा के अंदर हमने कुछ ट्रेनिंग करनी होती है और फिर उस ट्रेनिंग मॉडल को हम टेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है ये सही हुई है या गलत हुई हुई है। अब ट्रेनिंग से मुराद क्या है और डेटा सेट क्या चीज़ होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपके साथ लेक्चर शेयर किए हैं इसमें जो मैं डेटा सेट यूज़ करूँगा वो है हाउस प्रेडिक्शन की। हाउस प्रेडिक्शन के डेटा सेट इसमें यूज हुआ है। अब हाउस प्रेडिक्शन का डेटा सेट में है क्या चीज़, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। बेसिकली इसमें जो अभी पैरामीटर्स जो यूज हुए हैं ज़्यादातर इसमें एरिया इनकम यूज हुआ है, हाउस का मतलब जो कब कब से बिल्ट हुआ है, नंबर ऑफ रूम उसके अंदर कितने हैं और उस हाउस का कवर्ड एरिया कितना है, उसमें सारी चीजें इसके अंदर काफी ज्यादा इसके अंदर ये पैरामीटर यूज हुए हैं। अब मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें कि जब मशीन लर्निंग को हम कोई ना कोई डेटा देते हैं ना तो ये इसके ऊपर दो मेन किस्म के टास्क परफॉर्म करता है। एक को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन और एक दूसरे को हम कहते हैं क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में दोनों में ट्रेनिंग भी होती है और टेस्टिंग भी होती है। क्लासिफिकेशन में भी ट्रेनिंग होती है और टेस्टिंग क्लासिफिकेशन में टेस्टिंग भी होती है और ट्रेनिंग भी होती है। और सेम क्लस्टरिंग में भी आपके पास ट्रेनिंग होती है और साथ आपके पास टेस्टिंग होती है। तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में फर्क क्या है, कोई बता सकता है मुझे क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में क्या फर्क है। दोनों में सेम चीजें परफॉर्म हो रही थी, टेस्टिंग भी हो रही होती है और ट्रेनिंग भी हो रही होती सर है। आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। मैंने स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा भी नहीं अभी। नहीं नहीं, वो ब्लैक कभी जा रही है आ रही है, इसी तरह ही चल रहा है इसका। अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर बेटा कुछ भी नहीं लिखा है। ओके सर। यस सर, कुछ शो भी नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि मैंने स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। सर वो बच्चा असल में कह रहा है कि ओके सर। अभी इस तरह फ्लक्चुएट हो रही है तो बाद में जब आप लिखेंगे तब भी हो रही होगी, वो इसलिए मसला डिस्कस कर रहे हैं। नहीं हो नहीं गया। सर, अब सेट हो गई, अब सही हो गई। अब मैंने कुछ लिखा है। अच्छा, यस सर, दो नजर आ रहा है। दो मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। अब क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में क्या फर्क है। दोनों के अंदर ये ट्रेनिंग का कंसेप्ट भी है, ट्रेनिंग हो रही है दोनों के अंदर, और ये जो टेस्टिंग है ये भी हो रही होती है क्लासिफिकेशन में भी और क्लस्टरिंग में भी। क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में क्या फर्क है, क्लासिफिकेशन क्या चीज है। सर जी जी सर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक सा मेरा सवाल है कि जी। आप इस तरह ना हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, वो किस तरीके से डालते हैं? ये स्क्रीन नजर आ रहा है लोगों को? जी आ रही है। जी ये सर। यहाँ पे कोड के अंदर मार्क डाउन होता है। अच्छा ठीक है, मार्क डाउन में आप HTML कोड लिख सकते हैं ना। सही। वहां पे आप हेडर का वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, ये हेडर का H इस्तेमाल करके मैं वो हेडिंग डाल देता ठीक हो गया सर। हूँ। हाँ ये। अच्छा, क्लासिफिकेशन में आपके पास ये होता है कि जो डेटा सेट गिवन होता है आपके पास ना, उसमें आपके पास क्लास लेबल भी गिवन होता है। मतलब वो लेबल गिवन होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो टेबल के ऊपर फॉर एग्जांपल एप्पल्स पड़े हुए हैं या बनाना पड़े हुए हैं या ऑरेंज पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर लिखा है जो टेबल के ऊपर जो चीज पड़ी हुई ये एप्पल है।
या आपके पास फॉर एग्जांपल किसी एक्सेल शीट में जो आपके पास ये जो इंस्टेंस होता है या जो रो होता है उसका सबसे लास्ट सेल, जो सबसे लास्ट कॉलम होता है, जिसको हम किसी एक रो का अगर हम लास्ट कॉलम निकाले तो वो सेल ही होगा, सबसे लास्ट सेल होगा, वो क्लासिफिकेशन, वो क्लास लेबल को रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली ये होता है कि आपकी जो सबसे लास्ट कॉलम होता है वो क्लास लेबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्लासिफिकेशन में। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास डेटा सेट गिवन होता है उसमें आपके पास क्लासिफिकेशन में वो जो क्लास लेवल होता है ना वो ऑलरेडी गिवन होगा। मैं आप लोगों के साथ एक डेटा शेयर करता हूँ, ये हाउस प्रोडक्शन का, यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ। USA housing.csv फाइल है, ये अभी अपलोड हो रही है। तो अच्छा, इसको मैं जरा अभी फिलहाल लोड करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसके अंदर जो क्लास लेबल वाली जो कॉलम है वो कौन सा है। तो इसके लिए मुझे लाइब्रेरी लोड करनी पड़ेगी, वही import pandas as pd, import numpy as np, import matplot.pyplot is plt, matplotlib.pyplot as plt। ये हो गया। और cbond को इंपोर्ट कर लेते हैं, import cbond as sns हो गया। एंड मैटप्लॉट इनलाइन को भी कर लेते हैं, मैटप्लॉटलिब को हम इनलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी हमारे पास। अब जो हमारे पास डेटा सेट पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, पाथ हम एक लिखते हैं कि पाथ /home/सईद/हाउस, और इसके अंदर जो मेरे पास डेटा सेट पड़ा हुआ है उसमें सर ये फाइल का नेम डाटा है ना? USA हाउसिंग, USA_हाउसिंग है। सर फाइल का नाम तो आपने पूरा लिखा नहीं। लिख रहा हूँ बेटा, लिख रहा हूँ। मैं देख रहा था कि यही है या नहीं है, चेक कर रहा था पहले। अच्छा, ये पाथ है मेरे पास, डेटा फ्रेम है, मैं उसको रीड कर लेता हूँ, pd.read_csv एंड पाथ और df.head कर लेते हैं। ये मेरे पास डेटा सेट है जिसके अंदर ये कुछ कॉलम शो हो रहे हैं और ये कुछ उसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं और ये इसके एड्रेसेस हैं और ये इसकी कुछ प्राइसेस वगैरह ये शो हो रही है। अभी जो प्राइस है ना, अब जाहिर बात है जब आपने हाउस को प्रेडिक्ट कराना है कि ये जो हाउस फॉर एग्जांपल DHA में कोई एक नया घर बन गया या किसी वाटर टाउन में एक नया घर बन गया या किसी अदर सोसाइटी में कोई एक घर बन गया, उसके साइज, उसके नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स और फॉर एग्जांपल ट्यूब लॉन्च, किचन्स और सारी चीजें जितने भी उसके अंदर एक घर के अंदर बंदा देखना चाह रहा है तो उसके अगेंस्ट उसकी प्राइस वो डिसाइड करता है कि इस घर की क्या कीमत हो सकती है लोकेशन वाइज। फॉर एग्जांपल वो किस गली में है, गली की किस जगह पे बना हुआ है, मतलब कॉर्नर प्लॉट है या कॉर्नर घर है या नहीं है, वो सारी चीजें उसके अंदर देखी जा रही है उसके अंदर। लेकिन यही वाला जो सेट है इसके अंदर मैंने वो सारी चीजें कम की हैं, जो बाकी है कुछ लेकर आया हूँ, वो काफी लेंथी डेटा सेट है उसके अंदर।
जो यूएसए हाउसिंग का जो है ना वो काफी लेंथी है। आप केगल के ऊपर इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने चेक करना है इसको। अब जो क्लासिफिकेशन में होती है ना, क्लासिफिकेशन में आपके पास ये जो प्राइस, आप हाउसिंग की अगर हम बात करें, जो प्राइस है ना ये आपके पास क्लास लेवल है। क्लास लेवल ऑलरेडी गिवन होता है आपके पास। उसकी रीजन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन में ये होता है कि आपके पास जितने भी फीचर्स हैं कि फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर घर है, यस, वहां पे लिखा है कॉर्नर हाउस है, वहां पे लिखा है यस, और नंबर ऑफ बेडरूम फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर है 4, नंबर ऑफ फॉर एग्जाम्पल बाथरूम उसके अंदर है 4, टीवी लॉन्च फॉर एग्जाम्पल कितने हैं, 1 है, उसके कार पोर्च है, हाँ जी है, किचन कितने हैं, किचन इतने हैं, कवर्ड एरिया कितना है, बालकोनी बनी हुई या नहीं बनी, इस तरह की सारी चीजें इसके अंदर जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस के ऊपर उस घर की कीमत डिफाइन होती है कि फॉर एग्जांपल इस घर की ये वाली कीमत होगी। यही बात है ना? अब जब डेटा सेट की बात आ जाती है, डेटा सेट में हम क्या करते हैं, डेटा सेट में हमारे पास ये जो कीमत होती है, जो लेबल होता है ना, ये ऑलरेडी गिवन है। फॉर एग्जांपल फलाने घर की ये वाली कीमत है, फलाने घर की ये कीमत है, फलाने घर की ये कीमत है, फलाने घर की ये कीमत है। अब अगर हम एक मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं, एक फंक्शन को ट्रेन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डेटा सेट था, इसके ऊपर ये ट्रेनिंग हो गई है। अब जब हमारे पास एक न्यू रो आती है, कोई नया घर बन गया, अब नए घर की तो कीमत अभी फिलहाल डिफाइन नहीं हुई है, तो आपने अपने सिस्टम को वो सारी चीजें दे दी है कि नंबर ऑफ बेडरूम कितने हैं, नंबर ऑफ बाथरूम कितने हैं, और किचन कितने हैं, कार पोर्च है या नहीं है, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, सारी चीजें आपने दे दी है। तो वो जो फंक्शन या वो जो मॉडल होता है वो आपको बताएगा अब कि इस घर की क्या प्राइस हो सकती है। सर वो मॉडल ऑटोमेटिकली बताएगा कि हम कैलकुलेट करेंगे? नहीं नहीं, वो मॉडल ऑटोमेटिकली बताएगा, क्योंकि उस मॉडल को आपने पहले से वो सारा डेटा सेट दिया था। पिछले घरों का जितना भी आपके पास डेटा सेट था ना, वो सारा आपने फॉर एग्जाम्पल डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जितने भी घर थे, सारे घर का उन्होंने डेटा सेट आपने दिया था। इन घर की ये कीमत है, इन घरों की ये कीमत है। अब नया घर एक बन गया, अब उस मॉडल से उसने ऑटोमेटिकली उस नए घर की कीमत कैलकुलेट कर ली कि इस घर की ये वाली कीमत हो सकती है। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्लियर है सबको? जी यस सर। सर, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं क्लस्टरिंग के ऊपर। क्लस्टरिंग भी क्लासिफिकेशन की तरह सेम मॉडल या सेम फंक्शन होता है, लेकिन इसमें जो आपके पास जो एक चीज मिस हुई होती है ना, जो नहीं होती, वो होती क्लास लेबल। क्लास लेबल इसके अंदर नहीं होता। क्लास लेबल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल वो जो इस डेटा सेट के जो यूएसए हाउसिंग का जो डेटा सेट है, इसमें क्लास लेवल है प्राइस। प्राइस इसके अंदर फॉर एग्जांपल नहीं होती है। बाकी सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्राइस वगैरह इसके अंदर नहीं होती। तो क्लस्टरिंग में होती क्या है, क्लस्टरिंग में आपके पास ग्रुपिंग आ रही होती है, ग्रुपिंग बन रही होती है कि फॉर एग्जांपल 1 कनाल का जो घर है उसके ये ग्रुप है, और उसके अंदर ये फॉर एग्जांपल 1 कनाल का घर है। जिस तरह हम अगर वेलास की बात कर लेते हैं, जो मलक रियाज के सोसाइटी के अंदर होते हैं, बहरिया टाउन के अंदर जो वेलाज हैं जितने भी हैं, उन्होंने एक ही डिजाइन के अंदर सारे वेलाज बनाए हुए हैं। एक ही डिजाइन के अंदर एक ही मैप है कंप्लीट, की बस कॉपी पेस्ट किया हुआ है। उसका जो एरिया भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल जितने भी 1 कनाल के जितने भी वेलर्स वहां पे हैं, उसमें एरिया सेम होता है, नंबर ऑफ रूम भी सेम है, नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल टीवी लॉन्ज है या ड्राइंग रूम है या किचन है या बाथरूम्स हैं या कार पोर्च हैं, या जितनी भी सारी चीजें उसके एक घर के अंदर होनी चाहिए, सारी चीजें सारी की बिल्कुल सेम है। कलर भी, मटेरियल भी,
सारी चीजें बिल्कुल तकरीबन उसके अंदर सेम होती है। तो ये एक ग्रुप बन जाता है। इसी तरह एक कनाल का ग्रुप बन जाता है, फिर 5 वाले का ग्रुप बन जाता है, और फिर 10 वाले का, फिर 2 कनाल का, फिर 4 कनाल का। इस तरह के डिफरेंट ग्रुपिंग हम डाल लेते हैं। ये ग्रुपिंग आप बता सकते हैं कि आपने इस कौन से पैरामीटर के अगेंस्ट उसको ग्रुपिंग करनी है। एरिया वाइज करनी है, नंबर ऑफ बेडरूम वाइज करनी है, या लोकेशन वाइज करनी है। वो सारी चीजें आप उस पैरामीटर के अगेंस्ट फिर बताना कि हाँ जी किस पैरामीटर के अगेंस्ट आपने ग्रुपिंग वगैरह करनी होती है। तो ये चीजें सर क्लस्टरिंग में होते हैं। ये सारी चीजें क्लस्टरिंग में होती हैं कि आपने ग्रुपिंग करनी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हम क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, मेल और फीमेल। ये मेन 2 ग्रुप बना लेते हैं, या हाइट वाइज ग्रुप बना लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 6 फीट वाले अलग कर दें, 5 फीट वाले अलग कर दें, फिर 4 फीट से वैसे कम कोई बच्चा फिर नहीं होगा, 4 फीट वाले ज्यादातर। तो 6 फीट, 5 फीट और 4 फीट के ग्रुपिंग कर लेते हैं। या इस तरह कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो मार्क्स वाइज कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पहला एक असेसमेंट क्विज ले लेते हैं, या कोई एक असाइनमेंट ले लेते हैं पहले वीक के अंदर। तो अगर उसके अंदर फिर जो मार्क्स आ जाते हैं, फिर उस मार्क्स के अगेंस्ट हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90% वाला ये ग्रुप हो गया, 80 वाला ये हो गया, 70 वाला ये, 60 वाला ये, और 50 वाला ये ग्रुप हो गया। ये हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब उस ग्रुपिंग को जो लेबल असाइन करना होता है ना, तो फॉर एग्जांपल 90 के ये हैं, 80 के, वो सिर्फ क्लस्टरिंग क्या करता है, क्लस्टरिंग आपको सिर्फ एक ग्रुप बना के देता है। और फॉर एग्जांपल इस तरह के पूरे क्लास के अंदर ग्रुप बना के ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, तो आप खुद ऑब्जर्व करते हैं क्या चाहिए, मेल ग्रुप है और ये फीमेल ग्रुप है। इसी तरीके से जब आप ग्रुप बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइट वाइज, तो वो आपको ग्रुप बना देता है कि ये ग्रुप है, फिर ये दूसरा ग्रुप है, फिर ये तीसरा ग्रुप है। तो फिर आप ऑब्जर्व करते हैं अच्छा ये वाला जो ग्रुप है ये 6 फीट का है, ये 5 फीट के हैं, और ये 4 फीट के बच्चे हैं। ये जो 6 फीट है या 4 फीट है या 5 फीट वाले हैं, या मेल है या फीमेल है, ये जो लेबल असाइन करना होता है ना, ये ह्यूमन का काम होता है। ये सिस्टम ने असाइन नहीं करना होता, ये ह्यूमन ने असाइन करना होता है कि ये मेल ग्रुप है और ये फीमेल ग्रुप है, या 6 फीट का ग्रुप है, ये 5 फीट का है, या 4 फीट का है ये ग्रुप। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। यस सर Yes, sir. क्लियर। अच्छा, अब जो हमारे पास डेटा सेट गिवन होता है ना, उस डेटा सेट में से हम कुछ पोर्शन ट्रेनिंग को असाइन कर लेते हैं। ट्रेनिंग को फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं इस एक्सेल फाइल में, हमारे पास कुछ 1000 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 700 पे आप क्या कर लो, ट्रेनिंग कर लो 700 रिकॉर्ड्स के ऊपर, या 700 रोज जितने भी आपके पास हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग कर लो, और बाकी 300 के ऊपर आप टेस्टिंग कर लो। ये क्या मतलब सर? मतलब जाहिर बात है जब आपने कोई एक मॉडल क्रिएट करना होता है, मशीन लर्निंग कोई मॉडल क्रिएट करना होता है, तो इसमें से आपके पास एक डेटा सेट गिवन होता है, इस डेटा सेट के अगेंस्ट ही आपने मॉडल ट्रेन करना होता है ना। तो उस डेटा सेट में से आपने क्या करना होता है, 700 रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रिकॉर्ड का डेटा सेट पड़ा हुआ है, तो उसमें से कुछ 700 रिकॉर्ड मैं ट्रेनिंग को दे देता हूँ, इसके ऊपर आप ट्रेनिंग करो, इस मॉडल को ट्रेन करो, इसको बता दो कि आपने क्या इस पैरामीटर के अगेंस्ट क्या क्या चीज पड़ी हुई है, इस पैरामीटर के अगेंस्ट क्या क्या चीज पड़ी हुई है। वो मॉडल जब कंप्लीटली ट्रेन हो जाता है, फिर वो 300 रिकॉर्ड आप टेस्ट कर सकते हैं या वैलिडेट कर सकते हैं कि जो मॉडल ट्रेन हुआ है आया वाकई ये मॉडल सही ट्रेन हुआ है या गलत ट्रेन हुआ है। ठीक हो गया सर। तो वैलिडेशन प्लस टेस्टिंग के लिए हमने कुछ पोर्शन रखना था कि फॉर एग्जांपल 300 है या 700, ये हमारे पास वैलिडेशन और टेस्टिंग होता है। तो इसमें आपके पास ये सारे वेरिएबल्स का काम हो रहा होता है। ये जो आपके पास हमने पिछले क्लास के अंदर जो लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो एक्स और वाई था ना, अब हम जो हमारे पास जो क्लास लेबल है ना, हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें
क्लास लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। फॉर एग्जाम्पल क्लास लेवल हमारे पास y है, और हमारे पास जो जितने फीचर्स होते हैं, जितने कॉलम्स होते हैं बाकी, जिसके ऊपर हमने ट्रेनिंग करनी होती है मॉडल को, उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल x से रिप्रेजेंट करते हैं। सर अभी आप कुछ लिख तो नहीं ना रहे? नहीं, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे बता रहे हैं एक्चुअली। हाँ जी, अभी मैं लिख लेता हूँ। चलो, क्लास लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, y से, और फीचर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। इसको हम फिर बाद में ये भी लिख सकते हैं, एक्स आई को मतलब एक्स आई जो हमारे पास आ रहा होता है। एक्स आई से मुराद ये है कि जाहिर बात है, आपके पास एक फीचर भी होते हैं और एक से ज्यादा फीचर्स भी हो सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बेडरूम एक फीचर तो है, लेकिन जब हम कहते हैं कि यार बाथरूम्स कितने हैं इसके अंदर, किचन कितने हैं, ड्राइंग रूम है यानी ये टीवी लॉन्च कितने हैं, इसी तरह कारपोर्ट है, तो ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 अप टू xn तक जा रहा होता है, तो इसलिए मैंने xi लिख लिया। ये क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। यस सर। अच्छा, ये स्लाइड्स आप लोग के पास ओपन है? अब हम अगर स्लाइड्स पे थोड़ा सा आ जाएं। तो स्लाइड की पहले लेक्चर के अंदर पहले स्लाइड में अगर आपने कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन, हम लिख रहे हैं कि स्कैटर डायग्राम कैन बी यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मैंने स्कैटर डायग्राम आप लोगों के साथ शो किया था, जिसमें फॉर एग्जांपल हम क्या बताते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे जो एक नोड पड़ा हुआ है या कोई एक सर्कल पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट वाई की क्या वैल्यू है। तो कोरिलेशन एनालिसिस से हम उसकी स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके दरमियान कितनी एसोसिएशन है बिटवीन, फॉर एग्जांपल इस एक्स वेरिएबल की वाई की वेरिएबल क्या एसोसिएशन बन रही है। हम इसके अंदर स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कितने स्ट्रेंथ है इसके अंदर। आप लोगों ने अगर पहले लेक्चर के पिछले लेक्चर के अंदर जो पियर्सन का पी हम निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी जो पी निकाल रहे, पी वैल्यू, वो स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा था कि कितने स्ट्रेंथ उसके अंदर है दोनों वेरिएबल के दरमियान। आपके ये क्लियर है यहां तक? सर एक दफा दोबारा बता दें। कोरिलेशन में हम ये बताते हैं बेटा कि हमारे पास ये दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई, इनके आपस में जो एसोसिएशन बनी हुई है वो कितनी स्ट्रेंथफुल है। वो हम पियर्सन के अंदर एक पी वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे तो वो कोरिलेशन निकाल रहा था, लेकिन पी वैल्यू आपको बताया था कि हाँ जी इसके अंदर आप कितनी स्ट्रेंथ है, मॉडरेट है या स्ट्रांग है या बिलो है या इस तरह कुछ, या वीक है। तो कोरिलेशन में हमारा सिर्फ कंसर्न ये होता है कि इस एक्स और वाई का जो आपस में ये रिलेशन बना हुआ है वो कितना स्ट्रेंथफुल है, इसके अंदर स्ट्रांग है या नहीं है, या वीक है या मॉडरेट है। सर कोरिलेशन में भी तो यही बताते हैं हम। कोरिलेशन की बात ही कर रहा हूँ। मैं कोरिलेशन की ही बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब आते हैं रिग्रेशन के ऊपर। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल रिग्रेशन में हमने वैल्यू को प्रिडिक्ट करवानी है,
ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज होती है, या फॉर एग्जांपल हमने प्रिडिक्ट करनी है किसी वैल्यू को, तो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है वो क्या चीज है। जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है ना, प्रिडिक्टेड वैल्यू को हम नॉर्मली फॉर एग्जांपल जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आपके पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्रिडिक्टेड वैल्यू आपके पास होती है y। फॉर एग्जांपल y कैप साइन से हम कह लेते हैं, y कैप साइन से मुराद ये है कि नई वैल्यू होगी प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब नई वैल्यू से क्या मुराद है, और इस प्रिडिक्टेड वैल्यू को हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड होता है, कैलकुलेशन डिपेंड कर रही होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास ऊपर फीचर्स है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और ये वेरिएबल भी हो सकता है। मसलन इसके ऊपर मैं ये एक भी हो सकता है और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल पे आते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज है। डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने कैलकुलेट करनी है हमने प्राइस न्यू हाउस के। न्यू हाउस के हमने प्राइस कैलकुलेट करें। अभी जो न्यू हाउस है, इस न्यू हाउस के जाहिर बात है कुछ फीचर होंगे। अब इस फीचर में मेरे पास है फॉर एग्जांपल पहला एक फीचर है कि कॉर्नर है या नहीं है, ठीक है, ये एक फीचर हो सकता है आपके पास। दूसरा फॉर एग्जांपल इसका साइज क्या है, ये भी एक फीचर हो सकता है। तीसरा फीचर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नंबर ऑफ बेडरूम्स इसके अंदर कितने हैं। सर ये सारे एक्स है ना? ये सारे एक्स हैं, x1 x2 x3 x4 x5 अप टू xn तक। अब हमने कैलकुलेट प्राइस करनी है इस न्यू हाउस के। अब इस न्यू हाउस के हमारे पास कुछ जो फीचर्स हैं, जो कॉलम के वैल्यूज हैं, वो ऑलरेडी गिवन है कि फॉर एग्जांपल कॉर्नर हाउस है ये, हाँ जी यस ये है, जिसका मतलब है इस घर के मुझे कुछ ना कुछ फीचर्स मालूम होना शुरू हो गए हैं कि फॉर एग्जांपल कॉर्नर हाउस है तो जाहिर बात है नॉर्मल हाउस से ये तो जो स्ट्रीट के अंदर होता है नॉर्मल के अंदर उसे थोड़ा सा महंगा हो सकता है। अब साइज पे आते हैं कि फॉर एग्जांपल साइज क्या है, कितने मरले के अंदर या कनाल के अंदर है। फॉर एग्जांपल एक कनाल है या 2 कनाल अगर या 4 कनाल का है या 10 मरले का है, जो भी साइज है, तो साइज का आपके पास आइडिया हो जाएगा, हाँ जी ये साइज है। अब उसके अगेंस्ट आगे फिर नंबर ऑफ बेडरूम्स, तो फिर नंबर ऑफ बेडरूम्स पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स के अंदर कितने हैं, फिर बाथरूम या वॉशरूम्स, और इसके अंदर फिर फॉर एग्जांपल किचन, कितने फ्लोर है, सिंगल फ्लोर है या डबल है। अब टीवी लॉन्ज है या नहीं है, ड्राइंग रूम है या नहीं है। इसी तरीके से बाकी जितने भी फॉर एग्जांपल इसका अभी सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर है या पूरे कंप्लीट हाउस है, फर्निश हाउस है, ये जितने भी सारी चीजें हैं ना, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके वैल्यू आपने उस हाउस को देखते हुए आपने फिल करनी होती है, या किसी डेटा कलेक्टर ने उसको फिल करना होता है कि हाँ जी। अब Zameen.com की अगर हम बात करें, हमारे पास Zameen.com की जितना भी डेटा है, इसके ऊपर अगर हम एक मॉडल को ट्रेन करें और फिर एक नया घर बनाएं और उस नए घर को Zameen.com पे सेल करने के लिए हम अपलोड करेंगे, इसके अंदर वो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, फिर वो वॉशरूम्स कितने हैं, किचन कितने हैं, किचन फर्निश है या नहीं है, और वो हाउस फर्निश है या नहीं है, इसी तरीके से साइज क्या है, और इसी तरीके से इसके अंदर कारपोर्ट क्या कितने हैं, टीवी लॉन्च है या नहीं है, ड्राइंग रूम कितने हैं, सारी चीजें इसके अंदर, कवर्ड एरिया कितना है,
बाहर लॉन शान है या नहीं है, वो सारी चीजें वो आपसे पूछ रहा था। और इसके अगेंस्ट फिर वो प्राइस प्रिडिक्ट कर लेता है, प्राइस कैलकुलेट कर लेता है। इसलिए हम प्राइस को डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं कि इस डेटा सेट के अंदर जो प्राइस आपका है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट किस चीज के ऊपर है? डिपेंडेंट इन वेरिएबल्स के ऊपर है, जिनके मैंने अभी नाम लिए। इन वेरिएबल के ऊपर वो प्राइस डिपेंड कर रही होती है। सर लेकिन ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनको तो हैंडल हमने खुद करना होगा ना, ताकि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कैलकुलेट कर सकें। हाँ जी, हाँ जी। तो बात यह है कि हर यानी कि डाटा जो है वो उसमें कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं कि कुछ फीचर्स ऐड हो रहे हैं। हाँ जी बेटा, कुछ फीचर नहीं ऐड हो रहे हैं, वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि जो n साइज है वो बढ़ रहा है, तो उनको फिर वो हैंडल किस तरह करेगा? या तो फिर उनके लिए तो फिर कोड रीराइट करना पड़ जाएगा ना? नहीं बेटा, वो ये होता है कि जो हमने पहले किया था ना प्री प्रोसेसिंग के अंदर, हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। अब फॉर एग्जांपल 3 मरले का घर है। यस सर। अब 3 मरले के अंदर के आपके पास लॉन तो नहीं हो सकता। नहीं सर। तो वहां पे नो ये लिखा होगा या नील लिखा होगा या एनए लिखा होगा। यस सर। तो इसी तरह डेटा सेट के आपके पास फॉर एग्जांपल फीचर्स काफी ज्यादा हैं, n नंबर ऑफ फीचर्स हैं। यस सर। इस n नंबर ऑफ फीचर में कुछ घरों के लिए, फॉर एग्जांपल मैं 3 मरले की अगर हम बात करें, 3 मरले घर के अंदर फॉर एग्जांपल लॉन नहीं है, या उसके जो कार पोर्च नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर नहीं है इसके अंदर। 3 मरले के अंदर वैसे होता भी नहीं है मेरे ख्याल में, कार पोर्च नहीं हो सकता। चलो एज्यूम करेंगे कि नहीं है ना, तो सारी चीज वहां पे एन ए या नो या इसी तरह कुछ वेरिएबल लिखे होते हैं। तो आपने ऑटोमेटिकली उन मिसिंग वैल्यूज को, जाहिर बात है वो प्री प्रोसेसिंग पहले से सारे वो प्रोसेस होकर आए होंगे, आप तब आप रिग्रेशन एनालिसिस पे या मशीन लर्निंग के मॉडल को देंगे। नहीं सर, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब x के वेरिएबल्स यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जब बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने हाँ जी। एक मॉडल देखा हुआ है जिसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट, हाँ जी, ठीक है, लेकिन होता यह है कि कुछ चेंजेस आती हैं लेकिन वो वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, तो उसके हिसाब से तो फिर हमें चेंजेस लानी पड़ेंगे, या फिर वो ऑटोमेटेड इस तरह होगा कि वो उनको भी कैटर करेगा। उसके लिए हाथ से फॉर एग्जांपल कोई नया फीचर आ गया, आपने पहले वो कोई, जैसे सर घरों में ये आपने सारे फीचर्स डिफाइन किए, लेट्स से बीच में एक आ गया कि जी घर में स्विमिंग पूल है या नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब फिर ये ना हमारे कोड को तो नहीं पता ना कि ये एक और नया वेरिएबल भी ऐड हो गया है, बिल्कुल। तो उसको भी अब ये हैंडल जो, करना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो हैंडल किस तरह होगा? या तो ये होगा कि आपने वो मॉडल को दोबारा रीट्रेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई Yes. नया फीचर आ गया है स्विमिंग पूल वगैरह का, या कोई भी चीज उसके अंदर स्टूडियो उसके अंदर है वगैरह, या उसके अंदर जिम है, जिम फैसिलिटी वगैरह है, सारी चीजें ना, इस तरह कोई नए 2-3 फीचर उसके अंदर आ गए। अब क्या है कि वो या तो मॉडल को दोबारा ट्रेन करना होगा आपने आपको। बिल्कुल। जब मॉडल दोबारा ट्रेन होगा तो जाहिर बात है न्यू प्राइसेस वगैरह दोबारा प्रेडिक्ट होना शुरू हो जाएगी। यस सर, लेकिन सर या उसके लिए मॉडल को ट्रेन करना लाजमी है, यानी कि रीट्रेन करना पड़ेगा, या फिर उसके अलावा भी कोई और रास्ता है? दूसरा रास्ता ये है कि फॉर एग्जांपल वो सही नहीं है, सही इन द सेंस इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर स्विमिंग पूल है, लेकिन उसने प्राइस जो है ना वही 4 मरले 4 कनाल के अंदर फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल किसी घर के अंदर पहले नहीं था। अब आपने नया घर बना लिया 4 कनाल के अंदर, उसके अंदर स्विमिंग पूल बना लिया। अब वो जो प्राइस वो प्रिडिक्ट करेगा ना, वो Yes, sir. पिछले वाले मॉडल के अंदर करेगा, वो पिछले मॉडल के हिसाब से करेगा, क्योंकि उसके किसी भी डेटा सेट के अंदर स्विमिंग पूल का कोई कंसेप्ट नहीं था। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था कि फिर हमें तो उसके लिए पूरा मॉडल दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ जाएगा। दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल रीडिफाइन करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मॉडल से रीडिफाइनिंग वाली प्रॉब्लम है ना, ये सारी चीजें आपके पास क्लासिफिकेशन के अंदर आ रही होती है। जब हम क्लस्टरिंग पे आते हैं ना, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे वो ऑटोमेटिकली उस, अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर स्विमिंग पूल का कंसेप्ट आ गया, तो वो उसके अंदर एक नई चीज आउटलायर टाइप ऐड करा लेगा कि ये कोई नई चीज मेरे मॉडल में नहीं है,
लेकिन इसके साथ टेस्टिंग के डेटा सेट के अंदर कुछ है या वैलिडेशन के डेटा सेट के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, ये जो स्विमिंग पूल वाला कंसेप्ट है या स्टूडियो वाला कंसेप्ट है या जिम के फैसिलिटी वगैरह कंसेप्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कुछ ना कुछ कैटर करना शुरू कर लेता है। ये कोई नई चीज इसके वेरिएबल के अंदर आ रही है। अच्छा, ये क्लियर है सबको आप लोगों को? जो स्लाइड नंबर 4 है कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज होती है? द वेरिएबल वी विश टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल। यस सर, इसकी आ गई समझ। अच्छा, अब हमारे पास जो रिलेशनशिप है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, इस तरह कुछ लीनियर रिलेशनशिप बन रही है और कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बन रही है। कुछ कर्व सा बन रहा होता है, इस तरह के डिफरेंट कर्व बनते हैं, और कुछ बिल्कुल लीनियर आ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आपके पास है, कर्व लीनियर रिलेशनशिप है और लीनियर रिलेशनशिप है। और कुछ इस लीनियर के अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग चेक कर आपके पास लाइन के बिल्कुल जो करीब आ रहे होते हैं, वीक मीन्स कि उस लाइन से काफी दूर दूर आ रहे होते हैं, तो उसको हम वीक रिलेशनशिप कहते हैं। अच्छा, अब ये लाइन जो है ना, ये लाइन ड्रॉ कैसे होती है? इस लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो आपके पास लाइन ड्रॉ हो रही होती है ना, इसके एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले को हम कहते हैं लीनियर फंक्शन, और ये फॉर्मूला आप लोगों को नजर आ रहा है इस स्लाइड नंबर 7 के अंदर। सर नजर नहीं आ रहा। आप लोगों ने स्लाइड्स ओपन नहीं किए? सर स्लाइड्स किधर? सर ये बीटा वाला y इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 x1 प्लस ईटा i। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने इसको एक एक करके एक्सप्लेन करना है बेटा। सर ये जो रिग्रेशन मॉडल वाला पॉइंट है। जी 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 जी, ये चेक कर लो, ये रिग्रेशन मॉडल का जो स्लाइड नंबर 7। अच्छा, वो लीनियर प्लॉटिंग तो आप लोगों ने देख ली है कि लाइन इस तरह ड्रॉ होती है, उस लाइन के अगेंस्ट आपके पास ये लीनियर प्लॉटिंग आ रही होती है। अब उसके अंदर जो एक्स है, एक्स आपके वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने ये आई लिखा हुआ है, ताकि एक से अगर ज्यादा है तो अप टू एन तक फॉर एग्जाम्पल जितने भी उसके अंदर आ सकते हैं। एक्स आई मीन्स के इंक्रीज करते जा रहे हैं इसके अंदर। सर ये है b1 मल्टीप्लाई x0 फिर b प्लस b1 मल्टीप्लाई x1 इस तरह। ये बिल्कुल बी बी ये जो b0 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय एक्स आई प्लस ईटा एरर जो है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें जो b0 है, जो बीटा 0 है, वो बीटा 0 हम क्या कहते हैं? बीटा 0 जो है आपके पास आता है, इसको हम कहते हैं स्लोप, नहीं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जो हमारे पास बीटा 0 है, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट है क्या चीज एक्चुअली? इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि सपोज कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 हो गई है। x की वैल्यू क्या हो गई है? 0 है, तो ऑटोमेटिकली चेक करो, अगर x की वैल्यू 0 है तो वो b1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बीटा 1 के साथ बीटा 1 की वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। तो अब बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 0 है तो वो 0 हो जाएगी। तो अब बीटा 0 जो है ना, वो आपको बताएगा कि y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 0.1 हो गई या 2 हो गई या 3 हो गई, जो भी है। सर बीटा 0 दोबारा बताइएगा।
बीटा 0 जो आपके पास है ना बेटा, ये कांस्टेंट कोई एक वैल्यू है जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। वो ये बता रही है कि फॉर एग्जांपल सपोज कि आपके पास x की वैल्यू हो गई 0। अब अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आ गई 0 और मल्टीप्लाई बाय बीटा 1, तो क्या हो जाएगा? 0। तो अब बीटा 0 जो है ना, बीटा 0 ये आपको बताएगा कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। अब इस बीटा 0 को हम फॉर एग्जांपल रैंडमली, मैंने कोई साइन किया कि ये फॉर एग्जांपल रैंडमली अपनी जेब से निकाल कुछ दे दिया कि मैंने हाँ जी इसकी है ना 0.3 या 0.4, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं 0.3 या 0.4 कहूं तो y की वैल्यू भी वही हो रही होगी ना। जी सर बिल्कुल। हाँ, इसलिए इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। अच्छा, अब जो बीटा 1 है, बीटा 1 क्या चीज है? बीटा 1 ये चीज है कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू कोई है, कोई भी रैंडम ले लें, तो x के अंदर क्या चेंजेस करें जैसे y के ऊपर उसका इतना स्लोप का इतना मतलब वो चेंजेस आ रही है उसके ऊपर, जो एक स्लोप सा बन रहा होता है आपके पास। फॉर एग्जांपल ये x है और y की वैल्यू क्या आ रही होती है फिर, जैसे अगर हम x और y को फिर आगे जब हम लाए तो उसके पास एक थीटा सा बन जाता है जिसको हम साइन थीटा या कॉस थीटा फिर बाद में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्लाइड नंबर 8 में आपके पास ये इसके ग्राफ इस फार्मूले को कंप्लीटली डिपेक्ट किया हुआ है कि मतलब शो किया हुआ है कि स्लोप क्या चीज है इसके अंदर। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एरो का जो निशान बना हुआ है यहाँ पे ये एक्स है, बिल्कुल इस एक्स से ये जो ऊपर वाला ब्लू डॉट है और ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है, तो लाइन से चेक करो ये यहाँ पे है, और ऐसे जो स्लोप बन रहा होता है ना एक्स और वाई के दरमियान जो स्लोप बन रहा होता है इसको हम कहते हैं बीटा 1। सर यानी कि जो ग्रेडियंट जा रहा है वो बीटा जी 1 भैया, होगा, जो ग्रेडियंट होगा वो बीटा 1 के बराबर होगा। आवाज आपकी बेटा नहीं है सही। सर जो समझ नहीं आई ग्रेडियंट इस है, बीटा 1 की। जो जो जी ग्रेडियंट है जी वो बीटा 1 होगा। जी, यहाँ पे आपको चेक करो आपके पास ये जो एरो आपने चेक किया एक्स से आई से नीचे आया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे, इससे आगे जो बीटा चेक करो जो इसका स्लोप बन रहा होता है ना इस ब्लू लास्ट वाले ब्लू डॉट के साथ, तो इसको हम कहते हैं स्लोप। और ये जो एरर होता है, एरर जो होता है, एरर नॉर्मली चेक करो उस लाइन से लेके ये जो लाइन आपके पास ड्रॉ हुई ना, तो उस लाइन से वो डॉट या वो जो वैल्यू होती है ना वो कितने डिस्टेंस पे है, उससे करीब है या बिल्कुल दूर है या बिल्कुल लाइन के ऊपर है या कितना दूर से, वो डिस्टेंस जो कैलकुलेट कर रहे थे उसको वाई हम कहते हैं या एरर कहते हैं। ये इस एरर को ना हमने मिनिमम रखना है। वो लाइन तब आपके पास बेस्ट फिटेड लाइन आ रही होती है जब आपके पास ये मिनिमम एरर जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर सबसे कम एरर जिसके अंदर उस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे ये बेस्ट लीनियर रिग्रेशन लाइन है या बेस्ट लीनियर लाइन है ये वाली। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास लाइन 8 के अंदर है इसके ऊपर अगर डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करें, यहां से कॉर्नर ओरिजिन से लेकर ड्रा करें, फिर एक अलग ड्रा करें, फिर नीचे ड्रा करें, तो इसमें से वो वाली आपने लाइन चूज करनी होती है जिसमें सबसे कम एरर आ रहा होता है। सर फिर इस तरीके से तो जिसके ऊपर सबसे कम इंटरसेप्ट होता है वो भी अच्छी होती होगी।
जी बेटा। सर मतलब आप कह रहे हैं ना जिसके ऊपर सबसे कम एरर होता है वो अच्छी लीनियर लाइन कहलाती है। जी जी। इसी तरह अगर किसी का जो इंटरसेप्ट है वो भी कम होगा, मतलब बीटा 0, तो वो भी अच्छी लाइन होगी क्योंकि वो भी उसी फॉर्म में आ रही है। नहीं 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 नहीं, वो अगर आप बीटा 0 को फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ड्रा कर दे और बिल्कुल डायगोनल फॉर्म में ऊपर या वर्टिकल फॉर्म में ड्रॉ कर दे, लेकिन आपने बीटा 0 से ड्रॉ की हुई है ना, ओरिजिन से ड्रॉ की हुई है, ऊपर तक ड्रॉ की हुई है, तो चेक करो जो बाकी ब्लू डॉट्स हैं वो सारे के सारे राइट साइड पे आ जाएंगे। जी आपने जी सर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 87 पे ड्रॉ कर दी या 86 पे 85 पे ड्रॉ कर दी लाइन, डिग्री 85 पे लाइन ड्रॉ करी, तो वो चेक करो बाकी ब्लू डॉट सारे उनसे दूर रह जाएंगे, तो एरर काफी जी। ज्यादा अंदर आ जाएगा। तो आपने लाइन को ऐसे देखते रहना है कि आपने फॉर एग्जांपल जितने भी आपके पास जो डेटा है ना वो लाइन के करीब करीब आ रहे होते हैं, लाइन करीब करीब आ रहे होते, उससे जिसका फासला है ना वो कम से कम होना चाहिए। तो सर ये जो वो अल्फा आई है बल्कि ओमेगा आई, ये डिटरमिन करता है कि आपका बीच में गैप कितना आ रहा है प्रोटेक्शन और उसके अंदर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये फिर बाद में हम जब हमारे पास लीनियर रिग्रेशन की जो y की वैल्यू आ जाती है ना, यस सर। उसको फिर बाद में हम चेक करते हैं कि जो y फॉर एग्जांपल एक के दावे घर की कीमत थी फॉर एग्जांपल 1,35,00,000, 1,40,00,000, 1,45,00,000, इसी रेंज के अंदर थी ना। यस सर। एकदम उसकी वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल 50 लाख की या 75 लाख की, तो जाहिर बात है आप ऑटोमेटिकली ये कुछ गड़बड़ है, तो आप एरर फाइंड करते हैं। जब एरर फाइंड करते हैं ना, एरर से फिर दोबारा आप बीटा 0 बीटा 1 को अपडेट करते हैं कि यार कुछ गड़बड़ आ रही है आपके इस जो आपने रैंडम वैल्यू कोई चूज की थी ना, कांस्टेंट वैल्यू जो बीटा 0 और बीटा 1 के लिए, जैसे आपने y को प्रेडिक्ट किया था उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, तो आप चेंज करते दोबारा, कोई नए रैंडम वैल्यू दे देते उसको, और इस तरह चलता जा रहा है जब तक आपके पास बेस्ट फिटेड लाइन नहीं आ रही होती है। अब बेस्ट फिटेड लाइन का मुराद ये है कि आपके पास एरर सबसे कम से कम हो। ठीक हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा कोड के ऊपर। कोड हमने इसको सर ये रैंडम एरर जो हम लेंगे ये सबसे बड़े वाला हमने फाइंड करना है। सर लेक्चर ओवर हो गया 2 मिनट नहीं बेटा, इसमें जो है ना अभी सबकी हमें समेशन वगैरह लेनी होती है, वो जो एरर फाइंड करने का जो फार्मूला है ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा जुपिटर नोटबुक के ऊपर। जी हाँ बेटा, क्या कह रहे थे आप? सर लेक्चर खत्म हो गया, 1 मिनट रह गया अगला लेक्चर। लेक्चर लेक्चर में पर हो गया 12:15 पे खत्म होता है लेक्चर। जी सर 12:14। अभी तो हमें डिस्कशन करनी थी, कोड करना था, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? सर ये तो आप टाइम से पूछेंगे। पता नहीं। चलो मैं फिर ऐसा कुछ ना कुछ ये शॉर्ट वीडियो बना के ना इस लीनियर रिग्रेशन की कोड की मैं फिर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है सर। यस सर, वीडियो अपलोड कर देगा प्लीज। जी जी, वीडियो मैं अपलोड कर लेता हूँ। सर लिंक कहाँ पे भेजेंगे आप? हाफिज। गिटहब पेज पे वीडियो भी होगी, सारा कुछ होगा, कोड भी होगा उधर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ बेटा, इतना जल्दी लेक्चर खत्म करा लिया आप लोगों ने। सर हमने तो नहीं कराया था, हो गया घंटे का तो है सर। चले ठीक है बेटा, खुश रहो, आबाद रहो और अपने घर में रहो, घर से बाहर नहीं निकलना। गल वध गई है। सर जी 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 सर आपको मैंने ईमेल की थी, जरा उसको रिप्लाई कर दीजिएगा।
ठीक है बेटा।